हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो DSSB PGT ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करवा रही थी, उन्हीं की ये आगे के क्वेश्चन हैं। और आप इनको जो है यूपी PGT के लिए भी ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से क्या तल छल चक्रों का एक भाग है? विच वन इज अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल्स? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, लौ। आयरन जो होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल का जो है पार्ट होता है। इसमें व्याख्या दिया है, लौह तलछट चक्रों का एक भाग है। तलछट चक्र को मौजूदा चट्टान के अपक्षय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तलछट चक्र द्वारा कम प्रतिरोधी खनिजों को हटा दिया जाता है या अधिक स्थिर उत्पादों में बदल दिया जाता है। तलछट जितने अधिक अवसादी चक्र से गुजरेगा वह उतना ही अधिक जो है परिपक्व होगा। तलछट चक्र एक प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है जिसमें पृथ्वी की पपड़ी है। तलछट चक्रों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और अन्य पृथ्वी से जुड़े तत्व शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जैविक प्रक्रिया वायुमंडल या वाष्पमंडल और जीवमंडल के बीच कार्बन के आदान प्रदान में मध्यस्थता करती है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी विघटन और डी दिया है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों जैविक प्रक्रिया वायुमंडल या वाष्पमंडल और जीवमंडल के बीच कार्बन के आदान प्रदान में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रकार समस्त कार्बन डाइऑक्साइड को अकस्मात वातावरण में से निकाल दिया जाए तो महासागर इसकी आपूर्ति पुनः कितने समय में कर देगा? तो इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है कुछ दिनों के अंदर, बी कुछ सप्ताह के अंदर, सी 1 वर्ष के अंदर और डी दिया है कुछ हजार वर्षों के अंदर। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कुछ हजार वर्षों के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अकस्मात वातावरण से यदि निकाल दिया जाए तो महासागर इसकी आपूर्ति पुनः कुछ हजार वर्षों के अंदर में कर देगा। वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडल गैसों का ह्रास है और दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, ये उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूरा जो है वो व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि जल में भारी धातु हैवी मेटल प्रदूषण किस कारण होता है? ए दिया है अलाव की लकड़ी से, फायरवुड, बी पेट्रोल से, सी दिया है डोमेस्टिक सीवेज से और डी दिया है इंडस्ट्रीज से। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, इंडस्ट्रीज से। जल में भारी धातु या हैवी मेटल प्रदूषण जो होता है वो उद्योगों की वजह से होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं उसमें आर्सेनिक, फास्फोरस, सीसा, कैडमियम आदि होते हैं। ये नालों के माध्यम से नदियों के जल में पहुंचकर उन्हें दूषित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के अति क्षेत्र का मतलब जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं वो कौन से हैं इंडिया में? इसमें दिया है वेस्टर्न घाट, बी ईस्टर्न घाट, सी सुंदरवन और डी थार डेजर्ट। तो ए ऑप्शन सही होगा इसमें, वेस्टर्न घाट। जैव विविधता के हॉटस्पॉट में जो है पश्चिमी घाट है। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र भारत के आते हैं, जिसमें है इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, सुंडरलैंड और पहला जो है ये हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, जो पौधे जली हुई मिट्टी में पनप सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए दिया है हाइग्रोफिलस और बी दिया है फायरफिलस, सी दिया है जेरोफिलस और डी दिया है हीलियोफिलस। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, हाइग्रोफिलस या पायरोफिलस इसे कहते हैं। जो पौधे जली हुई मिट्टी में पनप सकते हैं उन्हें दग्ध क्षेत्र रागी या पायरोफिलस कहा जाता है। पायरोफिलस अग्नि प्रेमी वे हैं जो आग से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। पायरोफिलस प्रजातियां पौधे, कवक और जानवरों के बीच पाई जाती हैं, जिनमें कई पायरोफिलस कीड़े भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? इसमें ए ऑप्शन दिया है टुंड्रा क्षेत्र, बी दिया है मानसून क्षेत्र, सी दिया है समशीतोष्ण या टेम्परेट रीजन और डी दिया है अल्पाइन क्षेत्र। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, टेम्परेट रीजन में
चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन समशीतोष्ण क्षेत्र वन में पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, ये दिया गया है, अल्पाइन वन जो होते हैं वो 2800 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचेन, घास, टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति या पौधों की प्रमुख विशेषताओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए है एल्टीट्यूड, बी है क्लाइमेट, सी है ह्यूमंस और डी है सॉइल्स। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, क्लाइमेट के द्वारा वनस्पति या पौधों की प्रमुख विशेषताओं को नियंत्रित किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। वनस्पति या पौधे में विशेषता निम्नलिखित कारणों से होती है, धरातल और जलवायु के कारण। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई का किस पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? ए दिया है साइक्लोन चक्रवात पर, बी रेनफॉल वर्षा पर, सी लैंडस्लाइड या भूस्खलन पर, और डी दिया है सॉइल फर्टिलिटी मृदा उर्वरता पर। तो इसमें लगभग सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल सकती है, लेकिन जो है वन की कटाई से सबसे अधिक प्रभाव वर्षा पर होता है। वनों की कटाई वर्षा पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव डालती है। वन बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है जिनका अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके द्वारा कई प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ होता है। वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनकी तापमान, आर्द्रता और वर्षा नियंत्रण करने में प्रभावशाली भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होता है, इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, 5 जून को। और क्यों मनाया जाता है, इसकी व्याख्या में ये दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। मेसोस्फेयर का विस्तार सीमा क्या है? इसमें ये दिया है 10 से 30 किलोमीटर, बी है 60 से 80 किलोमीटर, सी है एबव 100 किलोमीटर और डी दिया है 50 से 80 किलोमीटर। तो मेसोस्फेयर जो होता है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। मेसोस्फेयर या मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ जो है घटता है तथा मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा जिसे मेसोपॉज कहते हैं, वहाँ पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस मंडल में आने पर जलने लगते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर सबसे कम तापमान हो जाता है मेसोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण भूगोल में मनुष्य के धार्मिक विश्वास पर आधारित कौन सा दृष्टिकोण उससे प्रकृति और अन्य सभी प्राणियों से बेहतर बनाता है? ए है कि इसमें दिया है पर्यावरण नियतात्मक दृष्टिकोण, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, बी है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, सी है पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच और डी दिया है इकोलॉजिकल अप्रोच। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच होता है। व्याख्या इसकी देखते हैं, पर्यावरण भूगोल में मनुष्य के धार्मिक विश्वास पर आधारित टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण उसे प्राकृतिक और अन्य सभी प्राणियों से जो है बेहतर बनाता है। धर्म परक भूगोल के अंतर्गत भिन्न भिन्न पर्यावरण के अनुसार धार्मिक विश्वास में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में धार्मिक विश्वासों में पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में व जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा नहीं है? ए दिया है बुंदला बियार, बी दिया है सिमलीपाल, सी नौकरेक और डी जो है कार्बेट। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, बुंदला बियार, ये जो है जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा नहीं है। इसमें देखते हैं, भारत में कुल जो है 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। इनमें जो है सबसे पहला है नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, दिहांग, दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचनकंवा, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेषाचलम और पन्ना।
और ये इससे जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत, अक्सर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर प्राचीन भारतीय भूगोल का एक शब्द है, यह किसका वर्णन करता है? ए दिया है महान भारतीय रेगिस्तान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बी है द गल्फ ऑफ कच्छ, सी है द इंडियन ओशन और डी है द हिमालयाज। तो इसमें जो है ये सी ऑप्शन सही होगा, इंडियन ओशन को ये डिनोट करता है। रत्नाकर प्राचीन भारतीय भूगोल का एक शब्द है, यह हिंद महासागर का वर्णन करता है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत के मुख्य भाग का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का जो है विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए है द आल्प्स एंड द सह्याद्री, बी दिया है द अरावली एंड द हिमालयाज, सी है द यूराल एंड द हिमालयाज और डी दिया है द नीलगिरी एंड द हिमालयाज। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होना चाहिए, सॉरी बी ऑप्शन सही है, अरावली और हिमालय। ओह सॉरी, इसमें दिया है सबसे पुरानी और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला। सॉरी मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए एक सेकेंड, इसीलिए इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा। अरावली सबसे पुरानी है और हिमालय जो है ये सबसे नया है। अरावली सबसे पुरानी और हिमालय सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। हिमालय का निर्माण क्रेटेशियस शक मेसोजोइक से प्लीस्टोसीन शक तक मुख्यतः टर्शरी युग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था, जिसका उत्थान वर्तमान समय में भी हो रहा है। तो ये जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को बहुत काफ़ी ध्यान से पढ़ना, ऐसे गलती नहीं तो हो जाती है जैसा मैंने किया अभी क्वेश्चन सही से ना पढ़ने की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व पश्चिम सीमा जो 2933 किलोमीटर है, जो इसकी उत्तर दक्षिण सीमा के 3214 किलोमीटर की तुलना में लगभग 300 किलोमीटर कम है, यह अंतराल किस कारण से है? ये दिया है लैटिट्यूड्स आर इक्विडिस्टेंस, अक्षांश समतुल्य होते हैं। बी दिया है लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज ऑन द पोल, ध्रुवों पर अक्षांशों का अभिसरण है। सी दिया है द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड गेट्स रिड्यूस्ड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच दूरी कम हो जाती है। और डी दिया है इसमें से जितने हैं सब, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ये सब जो है रीजन है जो कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई के बीच में 300 किलोमीटर का अंतर है, इसके लिए ये सब जिम्मेदार हैं। देखते हैं व्याख्या में क्या है। भारत की पूर्व पश्चिम सीमा जो 2933 किलोमीटर है, इसकी उत्तर दक्षिण सीमा 3214 किलोमीटर की तुलना में लगभग 300 किलोमीटर है। यह अंतर अक्षांश समतुल्य होता है, ध्रुवों पर अक्षांशों का अभिसरण, वही बाकी सारा वही व्याख्या में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है? पीर पंजाल पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला या गढ़वाल पर्वतमाला। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ये जो जास्कर है इसी को जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगला क्वेश्चन है, भारत और बर्मा के बीच कौन सीमा बनाता है? मैकमोहन लाइन, पटकाई बूम रेंज, काराकोरम रेंज या थांगला पास। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, पटकाई बूम। ये रेंज जो है भारत और बर्मा या म्यांमार के बीच पटकाई बूम पर्वतमाला सीमा बनाती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हिमालय का उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत सीमा के सहारे फैली और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणियों का समवेत रूप है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिसमी तथा पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ए दिया है उत्तर पूर्वी सीमा, बी दिया है उत्तर पश्चिमी सीमा, सी दिया है पश्चिमी सीमा और डी दिया है उत्तरी सीमा। तो इसमें जो है इसका एक सेकेंड, उत्तर पूर्वी सीमा जो है सही, इसका ऑप्शन होगा ए। जेलेपला दर्रा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, यह सिक्किम में है।
लद्दाख में जो है काराकोरम, चांगला, खारदुंगला है। जम्मू कश्मीर में पीरपंजाल और बनिहाल है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिरकिला, बाड़ा लचाला, यांगजी है। और उत्तराखंड में नीति, लिपुलेख, मणिरंग, पारंगला, मुलिंगला, कुंगरी, सिरला, ये सब जो है प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में दिया है नाथुला, जिलेपला, डोकिया। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, दीफू या यांगदाफ। मणिपुर में तूजू दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? ए दिया है बांग्लादेश, बी में श्रीलंका, सी में पाकिस्तान और डी में चाइना। तो ये बच्चे को ही पता होगा, सी ऑप्शन इसमें सही है, पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, पटकाई पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? देखिए अभी इसका ऊपर व्याख्या हम लोग पढ़े ही हैं, वही सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल या चीन, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन बनाया गया है, बाकी आंसर इसका वही है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बर्मा, इसे म्यांमार कहते हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भारत को जो है वर्मा से अलग करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय समुद्र तट रेखा पर कितने प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं? इसमें दिया है 10, 11, 12 या 13। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 12। भारतीय प्रायद्वीप या समुद्र तट रेखा पर जो है 12 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, इधर दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए बंदरगाह भी। दीनदयाल कांडला यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मारमुगोवा यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है, मतलब पत्तन है। तो इसमें जो है ये तो ज्वारी हो गया, मुंबई और मारमुगोवा जो है ये प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट है, और ये जो है मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम है, नाहवा सेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत वस्तुतः क्या है? पुराने तहधार खंड, बी है पर्वत पृष्ठ खंड, सी है लहरदार समतल खंड और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, ये ओल्ड टेबुलर ब्लॉक है, ए ऑप्शन इसमें सही है। प्रायद्वीपीय भारत वस्तुतः पुराने तहधार खंड है, या मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट शैलों से जो है बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के विस्तार वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों और खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो या सियाचिन। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सियाचिन। भारत में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके अतिरिक्त बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर इस श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम और गंगोत्री हिमनद, सिक्किम में जेमू की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर से अधिक है। इन हिमनदों ने अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दिया है। इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलोढ़ मिट्टी रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 43.4। भारत की जलोढ़ मिट्टी का कुल क्षेत्र 43.4% है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऊंची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? चार्स, बिल्स, रेह या थुर। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, इनको चार्स कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। भारत की ऊंची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? चार्स।
व्याख्या इसकी देखते हैं। भारत की ऊंची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को चार्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ या बांगर मृदा, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण इनमें रेत के जमाव देखे जाते हैं, जिससे ऊसर क्षेत्र बन गए हैं। बांगर मिट्टियों में नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन प्रदेश के अंतर्गत आता है लैंडस्लाइड जोन, अर्थक्वेक फ्री जोन, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक जोन, क्लाइमेटिक चेंज जोन। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक जोन। हिमालय प्रदेश बारंबार भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के साथ 7 राज्य शामिल हैं तथा इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें कुछ प्रचंड भूकंप आए हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।